हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने स्कैन वर्सेस क्वेरी के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं रीड कैपेसिटी यूनिट क्या होती है, राइट कैपेसिटी यूनिट क्या होती है। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और ये सारे के सारे टॉपिक्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टेबल्स थी जो अपन ने पिछले वीडियोस में बनाई थी, इनको अपन ऐसे के ऐसे छोड़ते हैं और अपन यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। अपन टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, बस ट्राई करते हैं। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट टेबल। टेबल का नाम दे दिया मैंने। उसके बाद में ये पार्टीशन की पूछता है, यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ टेस्ट की। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं दिया, केवल ये दे रहा हूँ। इसके बाद में जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो डायरेक्टली इससे पहले के वीडियोस में अपन ने क्रिएट टेबल पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दिया था, बट यहाँ पे अब अपन डिफॉल्ट सेटिंग के साथ नहीं क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आप देखिए यहाँ पे रीड कैपेसिटी देते हो, राइट कैपेसिटी यूनिट देते हो। अगर आप देखो यहाँ पे RCU एंड WCU, RCU बोले तो रीड कैपेसिटी यूनिट एंड WCU बोले तो राइट कैपेसिटी यूनिट। ठीक है, ये क्या होती है ये अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। जब आप कस्टमाइज सेटिंग पे क्लिक करते हो तो वो आपसे आपके टेबल की क्लास पूछता है। यहाँ पे टेबल की क्लास कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो आपको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाली डायनेमोडीबी को सिलेक्ट करना है। डायनेमोडीबी का टेबल जो है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टाइप का आपको बनाना है। आपको उसकी क्लास जो है वो आपको डायनेमोडीबी स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस रखना है। सेम यही चीज आपने S3 के अंदर देखा होगा, राइट। S3 के अंदर जब अपन ऑब्जेक्ट डालते हैं तो अपन क्लास वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है ना। स्टैंडर्ड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लग रहा था और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में कम पैसा लग रहा था। सेम वही चीज यहाँ पे है, बट अपन इसको यहाँ पे ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कैपेसिटी कैलकुलेटर है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रीड कैपेसिटी यूनिट की। तो मैं यहाँ पे जो राइट का जो है मैं इसको 0 कर देता हूँ कि हमारी टेबल के अंदर डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है और अपने को अब उस टेबल से डेटा केवल बाहर निकालना है, आई मीन केवल डेटा रीड करना है। ठीक है, तो आप अज्यूम करके चलना कि अपनी टेबल अपने पास कोई एक ऐसी टेबल रखी हुई है जिसके अंदर डेटा पहले से पड़ा हुआ है। अब यूं मानो आपकी टेबल है, उस टेबल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उस पे हर एक आइटम की जो साइज है वो एवरेज साइज है, आप मान के चलो कि 4 KB है। 4 KB का हर एक आइटम है आपकी टेबल के अंदर। अब यूं मानो कि आपको आइटम रीड करना है, तो आपको 1 सेकंड के अंदर जब भी आप कोई भी क्वेरी चलाओगे, कोई भी कमांड चलाओगे, या आपका जो एप्लीकेशन है वो डायनेमोडीबी से जाएगा और डेटा रीड करने का ट्राई करेगा, तो आपको 1 सेकंड के अंदर कितने डेटा रीड करने हैं। तो अगर आपको एक डेटा ही रीड करना है 1 सेकंड के अंदर और उसकी साइज कितनी है 4 KB, तो आपको कितनी रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए, केवल एक चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार गौरव मेरे को तो 2 करने हैं, तो अगर आप 2 डेटा लोगे, आई मीन 4 KB के एक साथ अगर आप रीड भी करोगे और 2 आइटम आपको 1 सेकंड के अंदर रीड करना है, तो भी आपको रीड कैपेसिटी यूनिट 1 ही चाहिए। तो वापस से इंक्रीज करता हूँ 3। अभी देखो जैसे ही आपने 3 डाला, यहाँ पे आपको रीड कैपेसिटी यूनिट कितनी चाहिए, अब आपको 2 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। अगर आपको 4 KB के आइटम रीड करना है, ठीक है, और 3 आइटम हर 1 सेकंड में आपको रीड करना है, आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, तो आपको 2 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। अब आप बोलोगे कि गौरव मेरा जो एवरेज आइटम की साइज है वो 2 KB है और मेरे को जो रीड करना है वो मेरे को रीड करना है 4 आइटम, तो आप यहाँ पे देखिए तो भी आपको 2 ही रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं वापस 4 कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब आपको जो है रीड कैपेसिटी आइटम में डाल देता हूँ 10। तो आप देखिए जैसे ही आपने 10 डाला तो आपको 5 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। तो जब भी आप डिफॉल्ट सेटिंग लेते हो तो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर आप 5 डिफाइन करते हो, राइट। रीड कैपेसिटी यूनिट 5 डिफाइन करते हो, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। उसका मतलब ये है कि आपकी टेबल के अंदर अगर 4 KB के आइटम्स रखे हुए हैं, आपकी टेबल है जिसके अंदर 10,000 आइटम है, 10,000 आइटम में से सबकी साइज 444 KB है, एवरेज साइज अपन इसको बोल सकते हैं। तो आप 1 सेकंड में केवल 10 आइटम बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आप जैसे ही 11 डालोगे तो यहाँ पे रीड कैपेसिटी यूनिट 6 हो गई और अपन ने कितनी डिफाइन की थी, केवल 5 डिफाइन की थी। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू इस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ रीड कैपेसिटी यूनिट की। राइट की तो अपन ने अभी तक बात ही नहीं की है। अब आप यहाँ पे देखो रीड कंसिस्टेंसी के अंदर यहाँ पे आ रहा है इवेंचुअल कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट एंड ट्रांजैक्शनल। एंड यहाँ पे आप देखिए रीड कंसिस्टेंसी के अंदर आ रहा है इवेंचुअल कंसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट एंड ट्रांजैक्शंस। ये क्या चीज होती है? तो
इसका सिंपल सा आपको मैं एक चीज बताता हूँ। DynamoDB के अंदर होता क्या है, DynamoDB के अंदर जब आप कोई भी आइटम इंसर्ट करते हो, आपका जो डेटा होता है या जो आपका आइटम होता है, ये मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके ये डेटा स्टोर होता है। तो अभी आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम के अंदर यूं मानिए, पहले अपन इवेंचुअल कंसिस्टेंट का देखते हैं, तो आपको इस वाले डायग्राम को देखना है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी में क्या होता है, राइट फ्रॉम क्लाइंट, आई मीन आप DynamoDB को ये बोल रहे हो कि भाई मेरा ये एक आइटम है और इस आइटम को मुझे DynamoDB की टेबल में स्टोर करना है। तो आपने जैसे ही आपने वो आइटम डाला, आपने कोई भी पुट आइटम या पुट क्वेरी चलाई, तो वो डेटा जो DynamoDB के पास जाएगा, किसी भी एक नोड में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो DynamoDB आपको क्या बोलेगा कि ठीक है, हमने आपका डेटा रख लिया है और आप फ्री। बट जब आप तो फ्री हो गए, अब घूमने फिरने लग गए, बट बिहाइंड द सीन क्या होता है, अब DynamoDB को पता है कि यार मैंने वो क्लाइंट से जो डेटा लिया है ना, वो केवल एक नोड पे रखा है, उसको रिप्लिकेट करना है अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो बिहाइंड द सीन ये सारी प्रोसेस चलती है। हाँ, और एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस 5-5, 6-6 घंटे की चलती है, मिली सेकंड्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कि भाई आपने डेटा डाला, DynamoDB ने किसी भी एक नोड के अंदर डेटा सेव कर लिया, आपको बोल दिया कि डेटा हमने हमारे पास सेव कर लिया है, और बाद में बिहाइंड द सीन वो उस डेटा को रिप्लिकेट करता रहता है। तो ये जो चीज है, ये होता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, आप DynamoDB को बोल रहे हो कि भाई ये मेरा एक आइटम है, आप इसको स्टोर करो। तो DynamoDB क्या करेगा, उसको खुद के नोड में स्टोर करेगा, और उसको जहां जहां पे भी वो डेटा डालना होगा, वो उन सब लोकेशंस पे वो डेटा डालेगा। और उसके बाद में जब हर किसी जगह पे उसने वो डेटा पहुंचा दिया, तो उसके बाद में वो जो है आपको ये बोलेगा कि हाँ, का डेटा हमने रख लिया और ये सब जगह रिप्लिकेट भी हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे आपकी रीड कैपेसिटी यूनिट ज्यादा काम में आएगी। अब यहाँ पे देखिए, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। तो अगर आपके एक आइटम की साइज 4 KB है और आपको 10 आइटम हर एक सेकंड में रीड करने हैं, तो आपको 5 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। बट जैसे ही आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी सिलेक्ट किया, तो अभी आप देखो यहाँ पे 10 रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। और अगर आप यहाँ पे ट्रांजैक्शनल ले लोगे, तो यहाँ पे आपको 20 कैपेसिटी यूनिट चाहिए। अब आप बोलोगे कि गौरव, आपने हमको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी बता दिया, स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट बता दिया, एंड ये ट्रांजैक्शनल जो था ये आपने नहीं बताया है। तो दोस्तों, ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंट सिंपल सा, आई मीन इसके ऊपर मैं पूरे 2-3 घंटे का वीडियो बना सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और जिससे आपको ये चीज दिमाग में फिट हो जाएगी, और आप क्वेश्चंस एटलीस्ट क्लाइंट से पूछ पाओगे कि भाई किस टाइप का चाहिए हमको, वो बताओ। तो आप यूं मान लीजिए कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए हैं, मेरे दोस्त के अकाउंट में 200 रुपए पड़े हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट के जो 100 रुपए हैं, ये भी मैं मेरे दोस्त को ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट ओपन करूंगा, और जब मैं वो वेबसाइट ओपन कर दूंगा, उसको ओपन करने के बाद में मैं बोलूंगा 100 रुपए ट्रांसफर करना है मुझे इस दूसरे वाले अकाउंट में। तो अब बैंक बिहाइंड द सीन क्या क्या प्रोसेस करेगा, आप वो देखो। सबसे पहले वो चेक करेगा कि हाँ भाई, ये जो बंदा है, इसके अकाउंट में 100 रुपए है भी या नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज वो क्या चेक करेगा, अगर 100 रुपए है या 100 रुपए से ज्यादा है, तो मेरे अकाउंट में से 100 रुपए तो माइनस करेगा, माइनस हो गए मेरे अकाउंट में से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेरी क्या चलेगी कि जो दूसरा बंदा है, उसके अकाउंट में 100 रुपए ऐड करने हैं, तो प्लस करेगा उसके अकाउंट में, तो एक क्वेरी और चलेगी। अब यूं मानो कि मेरे अकाउंट में से उसने 100 रुपए माइनस कर दिए। अब जब वो दूसरी क्वेरी चला रहा है दूसरे यूजर के अकाउंट में 100 रुपए ऐड करने की, उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया कि या तो डेटाबेस डाउन हो गया, डेटाबेस एटलीस्ट डाउन भी नहीं हुआ, तो कुछ भी ग्लिच आ गया। और ग्लिच आने के बाद में हुआ क्या कि वो जो दूसरा अकाउंट है, उसके अंदर 100 रुपए प्लस नहीं हुए, मेरे अकाउंट में से 100 रुपए कट गए और दोस्त को 100 रुपए मिले नहीं है। समझ रहे हो आप? बट अगर कुछ ऐसा हो कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आती भी है, इन 3-4 क्वेरी को रन होते टाइम पे किसी भी एक क्वेरी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरे सारे के सारे ट्रांजेक्शन वापस रोल बैक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके अकाउंट में 100 रुपए ऐड नहीं भी हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है उन दोनों 3-4 क्वेरीज में से, तो वो मेरे अकाउंट में वापस पहले जो डेटा था वो डाल देगा, उसके अकाउंट में जो पहले जो क्वेरीज, आई मीन पहले जितना अमाउंट था वो उतना डाल देगा। तो सब कुछ रोल बैक हो गया, जो पहले था वैसा ही हो गया, अगर ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आए। और इस चीज के बारे में अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, तो आपको क्या सर्च करना है, आप एसिड प्रॉपर्टी सर्च करना, ACID, एसिड प्रॉपर्टीज, ठीक है? को भर भर के आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये जो होता है, ये होता है ट्रांजेक्शनल। अब सेम वही चीज अपन करते हैं। अभी मेरे को कोई भी आइटम रीड नहीं करना, तो रीड की वैल्यू मैंने 0 डाल दी है। अब देख लीजिए, यहाँ पे रीड की वैल्यू 0 है। अब मुझे क्या है, मेरे एक आइटम की, मेरा जो एक आइटम है उसकी साइज है 4 KB, और मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 10 आइटम पर सेकंड, ठीक है? टेबल के अंदर 10 आइटम हर एक सेकंड में इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे को राइट कैपेसिटी यूनिट कितनी चाहिए,
40। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेम यही चीज अब आप यहाँ पे चेंज करो, ट्रांजेक्शनल करोगे तो आपको 80 चाहिए, और ये क्यों इतना महंगा हो जाता है, ये सारी चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। इतना हो गया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए रीड एंड राइट कैपेसिटी सेटिंग। जब अब आप टेबल बनाओगे ना, तो यहाँ तक तो आपने केवल चीजें कैलकुलेट की है, ये कुछ सेट कहीं नहीं हुई है। अब अपन इसको बंद कर देते हैं। रीड एंड राइट कैपेसिटी सेटिंग, यहाँ पे आप देखिए प्रोविजन मोड है। अपन इसके अंदर आप देखिए ऑटो स्केलिंग ये सपोर्ट करता है। ऑटो स्केलिंग अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको कितनी रीड कैपेसिटी यूनिट चाहिए। तो सपोज मेरे को चाहिए 5, और राइट कैपेसिटी यहाँ पे आप डाल सकते हो ऑटो स्केलिंग अगर ऑफ करते हो तो कि आपको कितना चाहिए। बट अगेन वही, जैसा मैंने आपको बताया DynamoDB ऑटो स्केलिंग वगैरह सब सपोर्ट करता है। तो आप ऑटो स्केलिंग इनेबल करो। आपको मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम आपको मे बी 10,000 चाहिए या 1000 चाहिए। सेम यही चीज आप राइट कैपेसिटी यूनिट में भी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पे ऑटो स्केलिंग फीचर इनेबल करता है, मेरे को ये भी आपको बताना था। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए ऑन डिमांड भी है। आपने जैसे ही ऑन डिमांड पे सिलेक्ट किया तो इसने देखो जितना भी आपसे रीड कैपेसिटी यूनिट, राइट कैपेसिटी यूनिट, ये सब जो पूछना था इसने सब पूछना ही बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको आपका जो DynamoDB है उसके अंदर कितना लोड आने वाला है, कितना आइटम रीड होने वाले हैं, कितने राइट होने वाले हैं, आपको इन सब चीजों के बारे में आप सोचना ही नहीं है। ठीक है, AWS जो है वो ये सारी चीज हैंडल कर लेगा। अब आपके दिमाग में वापस एक क्वेश्चन आएगा कि गौरव, प्रोविजन के अंदर भी ऑटो स्केलिंग है और ऑन डिमांड भी लगभग कुछ वैसा ही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो भी डिफरेंस है ये आप मेरे को कमेंट करके बताने वाले हैं। और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप लर्निंग ओशियन वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर डालूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट 5 to 10 डेज के अंदर मैं आपको learningocean.com पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर डाल दूंगा। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछता हूँ मैं, लाइक अगर आप एक DynamoDB टेबल क्रिएट करोगे तो आपको क्या क्या चीज बेसिक ध्यान रखना रहता है। तो उसका पहला आंसर तो जो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामने वाला बंदा है वो मुझे ये बताए कि सर सबसे पहले तो मैं रीड एंड राइट कैपेसिटी यूनिट के बारे में सोचता हूँ कि जब मैं DynamoDB टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो कितनी रीड और राइट कैपेसिटी दूं। उसके बाद में मैं उससे ये नहीं पूछता कि अच्छा तो फिर कितनी देते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेटर यहाँ पे ऑलरेडी है। बट अगर उसने ये बता दिया कि मैं ये सोचता हूँ, और आपको भी यही करना है, कोई भी आपका क्लाइंट आपको बोलता है यार मेरे को एक DynamoDB की टेबल क्रिएट करके दो, तो आप ऐसा नहीं है मुंह उठा के गए और डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्रिएट करके दे दिया, नहीं, उससे प्रॉपर रिक्वायरमेंट लो। सर अगर DynamoDB की टेबल अपन बना रहे हैं तो अपना एक आइटम का एवरेज साइज कितना रहेगा, और अपन 1 सेकंड के अंदर मिनिमम या मैक्सिमम कितने डेटा रीड करने वाले हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपके क्लाइंट से पूछना है, और उसके बाद में आपको एक टेबल उनको क्रिएट करके देनी है। तो ये जो चीज थी ये मुझे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बतानी थी। अगले वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं, अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे तो ये जो सेकेंडरी इंडेक्स है इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।